ये कहानी है विराटनगर नामक एक छोटे से शहर की, जहां इस वक्त दीपावली का उत्साह चरम पर था। घर दीपों की रोशनी से जगमगा रहे थे, गलियों में बच्चों के पटाखों की गूंज थी और हर घर के आंगन में खूबसूरत रंगोलियां सजी थीं। माहौल में खुशियों की मिठास घुली हुई थी। लेकिन शहर के सबसे ऊंचे टीले पर स्थित चौधरी तेजपाल सिंह के आलीशान घर शिखर महल में एक अजीब सी उदासी और खामोशी पसरी थी। महल की भव्यता भी उस अनजाने खौफ को छुपा नहीं पा रही थी जो चौधरी परिवार पर वर्षों से छाया हुआ था। चौधरी तेजपाल सिंह गंभीर मुद्रा में अपनी मखमली कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता और माथे पर शिकन की लकीरें साफ दिख रही थी। पास ही उनकी पत्नी कल्पना देवी खड़ी थीं, जो अपने पति की इस रहस्यमय चुप्पी को देखकर बेचैन थीं। उनका बड़ा बेटा आकाश भी वहीं मौजूद था, जो बार बार पिता के चेहरे को पढ़कर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उनका छोटा बेटा विनय अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए दूर अग्रिमपुर शहर में रह रहा था। पिताजी, आप कब से इतनी गहराई में क्या सोच रही हैं? आकाश ने धैर्य खोते हुए पूछा। और आखिर कब तक हम इस तरह त्योहारों का बहिष्कार करते रहेंगे? हर साल की तरह इस बार भी क्या ये घर यूं ही अंधेरे में डूबा रहेगा? चौधरी तेजपाल सिंह ने एक गहरी सांस ली और बोले, जब तक रत्नगृह चौधरी परिवार की पुरानी हवेली की वो प्रेतात्मा उसे छोड़कर चली नहीं जाती, तब तक हमारे घर में कोई दिया नहीं जलेगा। और सुनो, अब अगर दीपावली मनेगी तो उसी पुरानी हवेली में मनेगी, अन्यथा कभी नहीं। कल्पना देवी ने बेचैनी से पूछा, ओहो, आप हमें कब तक यूं ही बातों में उलझाए रखेंगे? खुलकर बताइए ना, आखिर सालों पहले दिवाली की रात उस हवेली में आपके साथ क्या हुआ था? अरे तुम लोग समझने की कोशिश करो, ये सच बताने का सही समय नहीं है। चौधरी तेजपाल ने आवाज धीमी करते हुए कहा, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें सब बता दूंगा। और हाँ, एक बात गांठ बांध लो, शहर के सिद्ध बाबा देवराज ने चेतावनी दी है कि दीपावली की इन रातों में बेहद सावधान रहना और किसी भी कीमत पर उस पुरानी हवेली की ओर कदम मत रखना, वरना हमारे पूरे परिवार पर महाविपदा आ जाएगी। चौधरी तेजपाल सिंह ने सख्ती से सबको हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी और दीपावली मनाने से साफ इनकार कर दिया। इधर उनका छोटा बेटा विनय अपनी पढ़ाई पूरी करके आज अपने दोस्तों के साथ विराटनगर लौट रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ शहर के 3 दोस्त थे, रोमिल, शेखर और पूजा। वे एक पुरानी कार में सवार थे, जो एक घने अरावली वन के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों हंसी मजाक करते और भविष्य के सपने बुनते हुए सफर कर रहे थे। अचानक कार में एक झटका लगा और वो जोरदार आवाज के साथ रुक गई। अरे विनय, अब इस कार को क्या हो गया? ये अचानक बंद क्यों हो गई? विनय ने इंजन में झांककर कहा, पता नहीं यार, लगता है इंजन सीज हो गया है। अब हमें यहाँ से शहर तक पैदल ही जाना होगा। शेखर ने अंधेरी रात की ओर देखते हुए कहा, अरे इतनी काली अंधेरी रात, ऊपर से ये सुनसान जंगल, और यहाँ से तुम्हारे शहर तक पैदल चलना? थोड़ी देर रुककर ये कार ठीक नहीं हो सकती क्या? अरे नहीं शेखर, इंजन में दिक्कत है, ये हमसे ठीक नहीं होगी। हमें चलकर ही जाना होगा, शहर पास ही है। पूजा ने चिंतित होकर पूछा, पर विनय, इस सुनसान जंगल में कार को यहाँ छोड़कर जाना ठीक रहेगा? तुम्हारे पिताजी डांटेंगे तो नहीं कि कार जंगल में क्यों छोड़ आए? विनय हंसते हुए बोला, अरे नहीं, उल्टा वे तो कहेंगे अच्छा हुआ तुम सब सही सलामत घर पहुंच गए, कार तो हम सुबह ले आएंगे, तुम सब सुरक्षित हो, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरे पिताजी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो कभी भी मुझे किसी बात पर डांटते नहीं। विनय की बात सुनकर वे चारों कार को वहीं छोड़कर
जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जंगल बहुत गहरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उनके मन में जरा भी डर नहीं था। ये सब उन्हें किसी रोमांचक साहसिक यात्रा जैसा लग रहा था, जैसे वे किसी गहरे रहस्य की खोज में निकल पड़े हों। काफी देर चलने के बाद भी उनका शहर अभी भी दूर था। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति एक पुरानी बैलगाड़ी लिए हुए धीरे धीरे उनकी दिशा में जा रहा है। रोमिल ने उत्साहित होकर कहा, वो देखो विनय, कोई दादाजी बैलगाड़ी लिए तुम्हारे शहर की ओर जा रहे हैं। अगर हम उस बैलगाड़ी में बैठ जाएं, तो हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम उनसे मदद मांगते हैं। वैसे भी वो हमारे ही शहर के होंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वे चारों जल्दी से बैलगाड़ी के पास पहुंचे। वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें देखकर बैलगाड़ी रोक दी। उनकी आंखों में गहरे राज और वर्षों का अनुभव झलक रहा था। विनय ने पूरे साहस के साथ पूछा, अरे दादाजी, आप किस ओर जा रहे हैं? क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति, जिनका नाम हरदेव काका था, बोले, अरे बेटा, मैं तो विराटनगर की ओर ही जा रहा हूं। पर तुम आधी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो, और वो भी दीपावली के इन दिनों में? हम दीपावली मनाने अपने घर आ रहे थे। रास्ते में हमारी कार का इंजन खराब हो गया, तो अब हम पैदल ही जा रहे हैं। क्या आप हमें अपनी इस बैलगाड़ी में शहर तक बिठा लेंगे? अरे हाँ बेटा, जरूर। तुम मेरी बैलगाड़ी में बैठ सकते हो। वैसे भी इतनी काली अंधेरी रात में तुम कहीं रास्ता भटक जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। चलो जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम चारों को जल्दी से विराटनगर पहुंचा देता हूं। चारों बैलगाड़ी में बैठ गए। हरदेव काका ने बैलगाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक आसमान से बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गईं और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। विनय के दोस्त रोमिल ने काका से पूछा, अरे दादाजी, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? और क्या आपकी बैलगाड़ी अब शहर तक पहुंच पाएगी? रास्ता तो पूरा कीचड़ से भर गया होगा। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, बैलगाड़ी शहर तक पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम थोड़ी देर इस बारिश से बच सकें? अगर ऐसी जगह मिल जाए तो हम वहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं। बारिश कम होने के बाद ही आगे निकलेंगे। हाँ, जगह तो है, पर इस जंगल में इस वक्त रुकना ठीक नहीं। और हाँ, मैं तुम्हें पूछना ही भूल गया, तुम किसके बेटे हो? अरे काका, आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे। मैं कई सालों से शहर में ही पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे मेरे पिताजी का नाम चौधरी तेजपाल सिंह है, शायद आप उन्हें जानते हो। विनय की बात सुनकर हरदेव काका एकदम खामोश हो गए और बैलगाड़ी धीरे धीरे चलाने लगे, जैसे कि वो भी चौधरी तेजपाल सिंह के बारे में कुछ गहरा जानते हों। हवेली के पास पहुंचकर विनय का दोस्त शेखर बोला, अरे दादाजी, हम इस हवेली में चले जाते हैं। बहुत जोर की बारिश हो रही है और हवाएं भी तेज होती जा रही हैं। इस वक्त शहर की ओर जाना ठीक नहीं होगा। कहीं कोई पेड़ टूटकर बैलगाड़ी पर गिर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो ना, इस हवेली में थोड़ी देर रुक जाते हैं। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? इस हवेली पर जाना तो दूर, इस हवेली में थोड़ी देर रुकना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आखिरकार दादाजी, आप कब तक हमें यूं ही गोलमोल बातों में घुमाते रहेंगे? अब तो बता दो कि ये हवेली किसकी है और इसे छोड़ने का कारण क्या है। हरदेव काका ने भारी आवाज में कहा, बेटा, तू जानना चाहता है कि ये हवेली किसकी है और इसे क्यों छोड़ा गया? तो सुन, ये हवेली तेरे पिता चौधरी तेजपाल सिंह की है। इसे रत्नगृह कहते हैं। विनय हैरान था। अरे दादाजी, क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमारी हवेली कैसे हो सकती है? पिताजी ने तो मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि ये हवेली हमारी है। हाँ बेटा, ये हवेली कई सालों पहले दीपावली के दिनों में छोड़ी गई थी, जब तेरे पिता और तेरे दादाजी यहाँ रहते थे। तब गांव के सभी बड़े फैसले इसी हवेली में लिए जाते थे।
लेकिन दीपावली की एक रात पता नहीं तेरे पिता ने क्या देखा जिसने उन्हें इस हवेली को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब तेरे पिता ने सिद्ध बाबा देवराज से बात की तो उन्होंने भी कुछ ऐसा कहा कि इसके बाद से तेरे पिता ने आज तक इस हवेली में कदम नहीं रखा और तभी से उन्होंने शहर में दीपावली भी नहीं मनाई। विनय ने तुरंत फैसला लिया। अगर ऐसी बात है तो हमें इस हवेली में जाना ही चाहिए। आखिरकार इस तेज बारिश से तो बचेंगे। अरे नहीं बेटा, इस हवेली में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन शहरी लड़कों को हरदेव काका की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उनके लिए ये सब एक रोमांचक रहस्य था और वे ये भी सोच रहे थे कि शायद हवेली के अंदर कोई पुरानी और कीमती चीज मिल जाए जिसे वे शहर में ऊंचे दामों पर बेच सकें। इस लोभ के साथ वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ गए। हवेली अंदर से पूरी तरह डरावनी लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, अजीब सी खामोशी और धूल से ढकी फर्श की छापें। रोमिल ने एक पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे वो देखो, इतनी शानदार पुरानी पेंटिंग लगी है। सच में पुराने जमाने के लोगों में कला की क्या ही बात थी। चलो तब तक इस हवेली के कमरे देखते हैं और अगर हमें कोई पुरानी और कीमती चीज मिल जाए तो मजा और भी दुगना हो जाएगा। वे सभी हवेली के कमरे देखने के लिए एक साथ आगे बढ़े। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हरदेव काका अपनी बैलगाड़ी पर पूरी तरह भीग चुके थे। बिजली की तेज चमक और गड़गड़ाहट से पूरी हवेली झिलमिला रही थी। कुछ समय बीत गया लेकिन चारों दोस्त बाहर नहीं आए। हरदेव काका उनकी राह देखते हुए वहीं खड़े थे। भीगते हुए घबराहट में अचानक हवेली के अंदर से एक हल्की सी चीख की आवाज आई। हरदेव काका वो आवाज सुनकर बेहद डर गए। वह डर के मारे बैलगाड़ी सीधे विराटनगर की ओर ले गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वो सीधे चौधरी तेजपाल सिंह के घर जाएंगे और सब कुछ उन्हें बताएंगे। हरदेव काका चौधरी तेजपाल सिंह के घर शिखर महल पहुंचे और बैलगाड़ी वहीं रोक दी। अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि चौधरी तेजपाल सिंह और उनका बड़ा बेटा आकाश दोनों सोफे पर बैठे हैं। आकाश ने पूछा, अरे हरदेव काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और आधी रात को आपको हमारे घर तक आने की क्या जरूरत पड़ गई? हरदेव काका ने हांफते हुए कहा, हाँ, मुसीबत है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। आपका छोटा भाई विनय आज अपने दोस्तों के साथ शहर आ रहा था। रास्ते में कार खराब हुई तो मैंने उन्हें बैलगाड़ी में बिठाया। हम आपकी पुरानी हवेली रत्नगृह के पास पहुंचे तो बारिश बहुत तेज हो गई। आपके बेटे और उसके 3 दोस्तों ने हवेली में जाने का फैसला किया। मैंने कई बार मना किया पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। थोड़ी ही देर में हवेली से अजीब सी आवाजें आने लगीं। मैं डर के मारे तुरंत यहां आपके पास आया हूं। चौधरी तेजपाल ने गुस्से में कहा, अरे, उसे इतनी आधी रात को वहां जाने की क्या जरूरत थी? सुबह आ जाता। पर अब जो कुछ भी हुआ सो हुआ। हमें जल्दी से जल्दी उस हवेली के पास जाना चाहिए। चलो, यहां से हम सिद्ध बाबा देवराज के पास चलते हैं। उसे भी साथ में ले लेंगे, शायद वो हमें कुछ उपाय बता सकें। वे तीनों बैलगाड़ी में बैठकर धीरे धीरे सिद्ध बाबा देवराज के घर की ओर बढ़े। चौधरी तेजपाल का बेटा आकाश बैलगाड़ी से उतरकर देवराज तांत्रिक के घर के अंदर गया, लेकिन कहीं भी सिद्ध बाबा देवराज नहीं दिखाई दिए। आकाश आश्चर्यचकित होकर बाहर आया और अपने पिताजी से बोला, अरे पिताजी, देवराज तांत्रिक तो अपने घर में नहीं है। पता नहीं इस वक्त कहां गए होंगे। क्या रघुनाथ तांत्रिक घर पर नहीं है? लगता है वो किसी के घर पर गए होंगे। अब वो हमें नहीं मिलेंगे। अब हम तीनों को ही हवेली पर जाना पड़ेगा। इस वजह से
वे तीनों ही हवेली की ओर जाने लगे। हरदेव काका की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वहीं चौधरी तेजपाल सिंह का बेटा आकाश ये सोच रहा था कि इतने सालों से पिताजी ने हमें वहां जाने नहीं दिया। आज पता चलेगा कि हवेली में आखिरकार है क्या। कुछ देर बैलगाड़ी चलाने के बाद वे लोग हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही हवेली के भीतर कदम रखते हैं, उन्हें कहीं भी विनय या उसके दोस्त दिखाई नहीं देते। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस पुराने दरवाजों की चरमराहट और टपकते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। पर थोड़ी ही देर बाद अचानक से हवेली के बीचों बीच धुआं उठने लगता है। धीरे धीरे वो धुआं घना होता जाता है और उसी धुएं के भीतर से एक अजीब सी आकृति उभरने लगती है। उनकी सांसें थम जाती हैं। धुआं जैसे जैसे कम होता है, सामने एक खतरनाक डरावनी आत्मा नजर आती है। तीनों लोग डर के मारे पीछे हटते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से एक आवाज आती है, रुकिए पिताजी, भागना मत। चौधरी तेजपाल ने हैरान होकर देखा। यह आवाज उनके छोटे बेटे विनय की थी, जो एक टूटे खंबे के पीछे से निकलकर सामने आया। अरे विनय बेटे, भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत है। चल अब हमारे साथ यहां से भाग निकल, वरना ये आत्मा हमें छोड़ेगी नहीं। विनय ने दृढ़ता से कहा। नहीं, अब कोई भी यहां से नहीं भागेगा। काफी हो चुका डरना, काफी हो चुकी भाग दौड़। अब तो इस आत्मा का सच जानकर ही सब यहां से जाएंगे। विनय इतना कहते ही वो आत्मा अचानक इधर उधर देखने लगती है, जैसे हवेली के बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हो। उसी वक्त विनय तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें पकड़कर खींचकर उतार देता है। कपड़े गिरते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन कपड़ों के अंदर से गांव का तांत्रिक सिद्ध बाबा देवराज निकलता है। अच्छा, तो अब पता चला। जब मैं पहली बार दीपावली के दिनों में इस हवेली में आया था, तब भी तू ही होगा जो नकली कपड़े पहनकर मुझे इस हवेली से भगाने की कोशिश कर रहा था। चौधरी तेजपाल सिंह ने जोर से दहाड़ते हुए कहा। सुबह वापस मेरी हवेली पर आकर बोल रहा था कि आपकी हवेली में किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अब सच सामने है और तुझसे बड़ा धोखेबाज आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। सिद्ध बाबा देवराज डरते हुए बोला। नहीं ठाकुर साहब, उस दीपावली पर मैं नहीं था। सबके सामने पकड़ा गया है और झूठ बोलता है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? विनय ने कहा। नहीं पिताजी, शायद उस दिन ये अकेला नहीं होगा। इसके साथ एक और व्यक्ति भी है, जो ऊपर के कमरे में मेरे दोस्तों को उसने बेहोश करके रखा है। मैं अभी जाता हूं और उसे लेकर आता हूं। कुछ समय बाद विनय उस व्यक्ति को लेकर वापस आता है, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर चौधरी तेजपाल सिंह का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि चौधरी तेजपाल की हवेली पर सालों से काम करने वाला उनका पुराना वफादार नौकर था। अरे धोखेबाज दीनदयाल, तू जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। धोखेबाज, बता आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया? दीनदयाल ने टूटी आवाज में कहा। अरे ठाकुर साहब, मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे भी आपकी तरह सभा के बीच में बैठना था, मुझे भी आपकी तरह बड़ा आदमी बनना था, लेकिन जो तनख्वाह आप मुझे देते थे उससे मुश्किल से मेरा गुजारा चलता था। इसलिए मैंने एक दिन तांत्रिक देवराज के साथ मिलकर ये बेहतरीन माया रची। हम कई सालों से ऊपर के कमरे में अच्छे तरीके से रह रहे थे, और अफसोस आज इन शहरी बच्चों ने आकर हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हमने एक लड़के और दो लड़की को धुएं में नशे वाली दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया। हमें यह लगा कि कोई और नहीं आएगा, इसलिए हम अपने चुड़ैल वाले कपड़े पहन रहे थे। लेकिन अफसोस,
हमें ये नहीं पता था कि कोई हमें कपड़े पहनते वक्त देख रहा है। विनय ने पूरी बात साफ करते हुए कहा। हाँ पिताजी, मेरे तीनों दोस्त उस कमरे में गए और तभी चीख सुनाई दी, इसलिए मैं सीधे अंदर नहीं गया। पास की खिड़की से देखा तो वे लोग चुड़ैल जैसे कपड़े पहन रहे थे। मैं उसी समय उनके सामने जाने वाला था, लेकिन वहां 2 लोग थे, इसलिए मैं चुपके से छिप गया ताकि कोई मदद करने आ सके और मैं उनका खुलासा कर सकूं। अरे वाह मेरे बेटे, तूने आज हमें न सिर्फ ये हवेली लौटाई है, बल्कि कई सालों के रुके हुए त्योहार और खुशियां भी लौटाई हैं। वाह मेरे बेटे, मान गया तुझे। और हां, अब तुम अपने दोस्तों को भी नीचे लेकर आ जा। विनय ने पूछा। पिताजी, वे ऊपर के कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े हैं। उन्हें कुछ देर तक होश नहीं आएगा, पर तब तक हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? चौधरी तेजपाल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, इन लोगों के साथ हमें वही करना चाहिए जो वे पहले हमारे लिए करते थे, हवेली की साफ सफाई। अब से ये यही रहकर आजीवन काम करेंगे। जितनी बेइज्जती और तकलीफ इन दोनों ने हमें दी है, उनकी सजा इन्हीं को भुगतनी होगी। चौधरी तेजपाल सिंह के बेटे विनय की समझदारी और सूझबूझ के कारण आज उन्हें वो दीपावली का त्योहार भी मनाने को मिला जो कई सालों से वे नहीं मना पा रहे थे, और उनकी पुरानी भव्य हवेली रत्नगृह भी उन्हें फिर से वापस मिल गई। शाम ढल चुकी थी और देवगढ़ गांव के बस स्टॉप पर एक बस से अंशुल शर्मा उतरता है। वो एक शहर का युवक था जिसका तबादला इस दूर दराज के पहाड़ी गांव में हुआ था। हवा में ठंड की दूसरी बरसात की नमी और एक अजीब सी खामोशी थी। अंशुल ने चारों ओर देखा और गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बने चाय की दुकान की ओर कदम बढ़ाए। चाय के दुकान के पास कुछ बुजुर्ग गांव वाले बैठे थे। उनमें से एक थे हरि काका, जो अपनी गंभीरता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। प्रणाम काका, मेरा नाम अंशुल शर्मा है। मैं नया पुल डाकघर का कर्मचारी हूँ। शहर से ट्रांसफर हुआ है, इस अजीब मौसम में यहाँ भेज दिया। क्या डाकघर का पुराना कर्मचारी दफ्तर में है या घर चला गया? हरि काका ने गहरी सांस ली। अच्छा, तो तुम हो नए बाबू। इस पुल डाकघर में इतनी रात तक कोई नहीं रुकता। इस मौसम में तो दफ्तर शाम 5 बजे ही बंद हो जाता है। क्यों? भला ऐसा क्यों? सरकार हमें 4 बजे दफ्तर बंद करने की तनख्वाह नहीं देती। शायद इसीलिए मेरा तबादला यहाँ किया गया है। वो यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। हरि काका की आंखों में चिंता दिखी। बाबू, मैं तो यही कहूंगा कि तुम भी इतनी देर रात तक काम मत करना। और हाँ, इस मौसम में सारी चिट्ठियां मत देखना, खासकर वो चिट्ठियां जिन पर कोई पता ना लिखा हो। अरे चिट्ठी तो चिट्ठी है काका। डाक बांटना मेरा काम है। कोई भूत प्रेत थोड़ी ही मिलेंगे। ठंड तो शहर में भी होती है, तो यहाँ की ठंड या बारिश से क्या डरना। आपका चेहरा तो ऐसा उतरा है जैसे कोई भयानक चीज देख ली हो। हरि काका ने हंसी मजाक नजरअंदाज किया। हंसी मजाक छोड़ो अंशुल। महीने की अंधेरी रात को जो चिट्ठी आए उसे मत खोलना। वो छाया डाकिया इस ठंडी बारिश में आता है और लोगों को ले जाता है। पिछले साल सुरेश मामा को ले गया था। छाया डाकिया? अंशुल चौंक गया। काका, मुझे तो कहा गया था कि यहां अभी तक कोई डाकिया नियुक्त नहीं किया गया। आपको कोई वहम हो गया होगा। ठीक है, मैं सावधान रहूंगा, पर अब मुझे डाकघर की तरफ ले चलिए। बारिश और बढ़ रही है और ठंड भी लग रही है। हरि काका अंशुल को पुल डाकघर की तरफ ले चले। बारिश तेज हो गई और चारों ओर का दृश्य धुंधला दिखने लगा। कुछ देर चलने के बाद वे डाकघर के पास पहुंचे। हरि काका ने अंशुल को दरवाजे तक पहुंचाया और तेजी से वापस चले गए। हेलो, मुझे आने में रात हो गई। सारे कर्मचारी चले गए होंगे, पर तुम कौन हो? साहब, मैं दिनेश हूँ, यहाँ का सफाई कर्मचारी। मेरा घर यहाँ से दूर है, इसीलिए मैं बारिश के दिनों में यहीं रात गुजार लेता हूँ। अच्छा दिनेश, मैं अंशुल हूँ। मेरा आज ही तबादला हुआ है। चलो
मुझे दफ्तर का चिट्ठियों वाला कक्ष दिखाओ। दफ्तर की हालत देखकर लगता है कि सब आलसी हैं। दिनेश अंशुल को चिट्ठियों वाले कक्ष में ले आया। कमरे में बेतहाशा धूल थी और जगह जगह कागज और चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं। हे भगवान, कितनी धूल पड़ी है यहां पर, कितनी चिट्ठियां बिखरी पड़ी हैं। तुम यहाँ के सफाई कर्मचारी हो तो ये क्या है? इतनी चिट्ठियां यहाँ क्या कर रही हैं? इन्हें इनके पते तक पहुंचाया क्यों नहीं गया? साहब, ये सारी चिट्ठियां बिना पते की हैं। हम में से कोई भी इन्हें नहीं खोलता। बड़े साहब ने ये कमरा बंद ही रखने को कहा था। आपने दिखाने को बोला, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। तुम्हारा ये क्या मतलब हुआ भला? सब काम न करने के बहाने हैं। कल इन सबको पते तक पहुंचाने का काम शुरू करना है। साहब, आप नई चिट्ठियों को मत छूना, खासकर वो जो बिना पते की होती हैं। ये ठंडी बारिश में वो चिट्ठियां आती हैं और जो इन्हें खोलता है वो। दिनेश, ये सब गांव की कहानियां हैं। चिट्ठी बिना पते की हो तो क्या, कोई ना कोई तो भेजता होगा। मेरे सामने काम ना करने के बहाने नहीं चलेंगे। हम काम करने की तनख्वाह लेते हैं, बहाने मारने की नहीं। नहीं साहब, वो छाया डाकिया भेजता है। पिछले साल सुरेश मामा ने ऐसी ही एक चिट्ठी खोली थी। ठंडी बारिश की रात थी। अगली सुबह वो चबूतरे पर पड़े थे। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई भयानक सत्य देख लिया हो। उसके बाद वो कभी नहीं उठे। क्या हुआ सुरेश मामा को? बोलना दिनेश। और ये छाया डाकिया कौन है? कोई गांव का आदमी तो नहीं जो मजाक करता हो? कोई आदमी नहीं साहब, वो एक छलावा है। दिखने में इंसानी चेहरा और लाल काली आंखें। वो ठंडी हवा में आता है और लोगों को उनके सबसे गहरे डर के पास ले जाता है। आप चिट्ठी मत खोलना साहब। दिनेश बाहर आकर अंशुल को गांव की बातें बता ही रहा था कि तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। अनीता, गांव की एक युवती, वहां आई। दिनेश भैया, ये कौन है? वो भी हमारे गांव के डाकघर में? बाहर बारिश बहुत हो रही थी और मैं घर की ओर जा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं। अरे अनीता, ये अंशुल बाबू है। हमारे गांव में इनका तबादला हुआ है, आज ही पहुंचे हैं। यही डाकघर के नए मुखिया हैं। माफ करना बाबू, मैंने पहचाना नहीं। अगर कोई आपत्ति ना हो तो क्या थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रुक सकती हूँ? छाया डाकिया आ जाएगा, इसलिए डर लग रहा है। हाँ हाँ अनीता जी, वैसे भी ठंड में भीगने से बीमार हो जाओगी। आप बैठिए और मुझे इस डाकिये के बारे में बताइए। जब से यहाँ आया हूँ इसी के बारे में सुन रहा हूँ। यहाँ की चिट्ठियाँ बस कागज नहीं होती बाबू। कुछ चिट्ठियाँ आपके अंदर का डर जगा देती हैं। मेरे चचेरे भाई सुमित ने ऐसी ही एक चिट्ठी पढ़ी थी। ठंडी रात थी, बारिश हो रही थी। फिर क्या हुआ? तुम भी दिनेश जैसी बातें कर रही हो। बताओ ना अनीता, ये पुल डाकघर की कहानियां क्या हैं? और ये डाकिया कौन है? मेरा भाई सुमित। उसने बिना पते वाली चिट्ठी खोली और अगली सुबह चबूतरे पर उसका शरीर मिला। चेहरे पर मुस्कान थी। वो छाया डाकिया उसे अपने साथ ले गया था। ठीक है बाबू, बारिश थोड़ी हल्की हुई है, मैं अब घर जाती हूँ। आप बस बिना पते वाली चिट्ठियाँ मत खोलना। डाकिया आ गया तो नहीं बच पाओगे। अरे, पता नहीं तुम सब लोग इस अंधविश्वास से कब बाहर आओगे। चलो छोड़ो, तुम घर जाओ अनीता, इससे पहले फिर से बारिश शुरू हो जाए। और अनीता वहां से चली गई। अंशुल कुछ देर आराम करने के लिए चिट्ठियों वाले कक्ष में आया, पर हर तरफ चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं। उसको बैठने या लेटने के लिए कोई जगह ही नहीं दिख रही थी। तभी उसका ध्यान एक चिट्ठी पर गया जो एक पुरानी मेज के नीचे दबी थी। वो दूसरों से अलग और काली स्याही से लिखी हुई थी। अंशुल ने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं छोड़ा। वो किसी रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। जानना चाहते हो तो मेरा इंतजार करो। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद अंशुल का मुंह घबराहट से खुला रह गया। उसे याद आया कि उसके पिता की मृत्यु को लेकर परिवार में हमेशा एक रहस्य रहा था। दिनेश, ओ दिनेश, इधर आ। ये चिट्ठी ये किसने लिखी है? ये चिट्ठी तो मेरे लिए लिखी हुई है। ये कोई मजाक तो नहीं? दिनेश भागकर अंशुल के पास आया। क्या हुआ साहब, आप क्यों घबरा गए? दिनेश, यहाँ ये चिट्ठी
ये जैसे मेरे लिए लिखी गई हो। इसमें मेरे पिता के बारे में कैसे लिखा गया? मेरे अतीत के बारे में तो यहां किसी को नहीं पता। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? साहब, आपने चिट्ठी पढ़ ली? मैंने आपको मना किया था कि इन चिट्ठियों को मत पढ़ना। अब हो गया। छाया डाकिया आएगा, वो आपके डर को जानता है। ठंडी हवा में उसकी मुस्कान दिखेगी। मेरा डर? ये उसको कैसे पता चला? मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूं। मेरे बारे में उसको कैसे पता? अब मैं क्या करूं? इसका कोई समाधान है? बताओ दिनेश, मुझे अब क्या करना चाहिए? साहब, इसका समाधान तो हरी काका ही बता सकते हैं। हमें उनके घर जाना होगा। वही हैं जो इस रहस्य को जानते हैं। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वे दोनों वहां से निकलकर हरी काका के घर की ओर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद हरी काका के घर पहुंच गए। अरे हाँ दिनेश, बोलो भाई, क्या बात हुई? कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो इतनी रात को, वो भी इस मूसलाधार बरसात में यहाँ चले आए? सब ठीक ठाक तो है ना? चेहरा तो बड़ा घबराया सा लग रहा है तुम्हारा। काका, वो बात यह है कि अंशुल बाबू ने चिट्ठी पढ़ ली और उस चिट्ठी में उनके पिता के रहस्य के बारे में लिखा है। अब क्या करें काका? तूने वो बिना पते वाली चिट्ठी क्यों पढ़ ली रे? मैंने साफ मना किया था तुझे उस पर हाथ तक मत लगाना। अब तूने बला को खुद बुला लिया है। सुना है जब कोई ऐसी चिट्ठी पढ़ लेता है तो रात में छाया डाकिया खुद आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। काका, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा अतीत जो यहाँ किसी को नहीं पता, मेरे पिता के बारे में उसको कैसे पता चला? और मैं तो आज ही इस गांव में आया। मेरे लिए चिट्ठी कहां से आ गई? तू भले ही उसके लिए अनजान हो, पर वो छाया डाकिया तेरे अतीत को अच्छी तरह जानता है। तेरी जो छुपी हुई गलतियां और डर हैं, वो सब उसके रिकॉर्ड में दर्ज हैं। और जब वो तेरे डर को पहचान लेता है तो वही डर उसे और भी ताकतवर बना देता है। अगर उसने तुझे निशाना बना लिया तो यहां से बचकर निकलना इतना आसान नहीं रहेगा। अब आप ही बताइए काका, मैं क्या करूं? क्या अब डाकिया मुझे भी ले जाएगा? क्या मेरे साथ भी अब वही होगा जो सबके साथ हुआ? तेरे लिए एक रास्ता बचा है। तू पुराने शिव मंदिर के पास बने खंडित बरगद के नीचे बैठकर ठंडी बरसात में उसका इंतजार करेगा। वहीं उसे माफी और मुक्ति दिलाने की तैयारी करेगा। अपनी हिम्मत और सच्चाई से अगर तू उसकी आत्मा को शांत करवा दिया तो वही इस गांव को भी माफ कर देगा, वरना ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और वो छाया डाकिया फिर लौट कर आएगा। अंशुल, दिनेश और हरी काका की बातों से घबराया हुआ खंडित बरगद के नीचे चुपचाप बैठा छाया डाकिया का इंतजार कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। बस दूर कहीं लोमड़ियों के रोने की आवाजें रात को और गहरी बना रही थीं। तभी कीचड़ भरे रास्ते पर किसी के धीरे धीरे चलते भारी बूटों की आहट सुनाई दी। कौन है? कौन है वहां पर? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। सामने आओ मेरे, जो कोई भी है। मेरे अतीत के बारे में लिखोगे तो तुमको क्या लगा मैं डर जाऊंगा? मैं तुमसे नहीं डरता। हिम्मत है तो सामने आओ। अंशुल की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मुड़कर देखा। वही छाया डाकिया अपनी पुरानी साइकिल के साथ बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसे सामने खड़ा देखकर अंशुल एकदम सहम गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश और ठंडी हवा में डर और गहरा हो गया, मगर उसने गहरी सांस ली। मनी मन बोला, अब डर से नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। कौन हो तुम? मेरे बारे में कैसे जानते हो? ये गांव वालों को तुमने क्यों डरा कर रखा है? आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है? मैं जीवन हूं, यहां का असली डाकिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो जो मेरे साथ हुआ उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा। अब क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे शुरू से बताओ।
तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? गांव वालों को तुम क्यों सजा दे रहे हो? बहुत साल पहले इसी गांव के एक रईस आदमी ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया था। इन सब गांव वालों ने बिना सच जाने मुझे दोषी बना दिया और मुझे गांव के बाहर पुराने कुएं से बांध दिया। मैं वहां भूखा प्यासा तड़पता रहा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसी ठंडी बारिश की रात को मेरी मौत हुई। देखो, वो सब गलती से हुआ और वो रईस आदमी वो मर चुका होगा। इतने साल पहले इनके पूर्वजों की गलती की सजा तुम अब लोगों को क्यों दे रहे हो? जो तुम्हारे साथ गलत हुआ उसका मुझे भी दुख है, पर तुम उन लोगों की तरह अन्याय मत करो। मैं ऐसे क्यों जाने दूं सबको? मेरा सच आज तक इस गांव को पता ही नहीं चला। सभी गांव वालों को मेरी सच्चाई बताओ, मेरे साथ क्या हुआ। फिर इस गांव को मैं माफ करूंगा। और तुम्हारे पिता, वो इस कुएं के पास थे। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था, पर वे कुछ कर नहीं पाए थे। मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा सच पूरे गांव को बताऊंगा और तुमको इंसाफ दिलवाऊंगा। तुम कृपया सबको माफ कर दो। और मेरे पिता, क्या वो? ठीक है, मैं इस गांव को अब एक मौका देता हूं। माफ कर रहा हूं, पर समझ लो, अगर फिर किसी ने वैसी हरकत की तो मैं लौट आऊंगा और फिर किसी को माफी नहीं मिलेगी। ये गांव को पश्चाताप का आखिरी मौका है। अपनी करनी सुधार लो। इतना कहते ही वो छाया डाकिया और उसकी साइकिल हवा में विलीन हो गए। अगले दिन अंशुल ने गांव वालों को जीवन डाकिया की सच्चाई बताई। सभी गांव वाले पुल डाकघर के डर से मुक्त हो गए, पर अंशुल ने कभी भी उस खंडित बरगद की ओर मुड़कर नहीं देखा। उसके पिता का रहस्य अनसुलझा ही रहा, पर उसे पता था कि कभी न कभी वो सच भी सामने आएगा। बाहर झिल्लीदार कीटों की मंद आवाज गूंज रही है। घर के अंदर एक पुरानी मिट्टी के तेल की डिबरी की हल्की पीली रोशनी फैली है। अशोक दिन भर के खेत के काम से थका हारा चारपाई पर बैठा है और उसकी पत्नी मीरा उसके लिए रात का खाना लगा रही है। सुनिए जी, आज मैं जब बाजार गई थी तो मुझे रमेश मिला था। अच्छा, रमेश कैसा है वो? बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। वो तो ठीक था, पर बहुत उदास लग रहा था। उसने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत हफ्तों से खराब है, बस बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। कह रहा था कि इलाज में सारे पैसे खत्म हो गए और अब तो घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। मीरा की आवाज में गहरी चिंता थी। रमेश उसका बचपन का दोस्त था। दोनों एक साथ खेलते थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। उसकी परेशानी अशोक की अपनी परेशानी थी। हे भगवान, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसका दोस्त नहीं हूं क्या? वही तो मैं सोच रही थी। कह रहा था भाई साहब को परेशान नहीं करना चाहता था, आप भी अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हो। पर उसकी आंखों में मैंने एक अजीब बेबसी देखी। कह रहा था, भाभी, अगर अशोक भाई से थोड़ी मदद मिल जाती तो बापूजी के लिए दवा ले आता। मदद? और वो भी रमेश के लिए? इसमें सोचना क्या है? मैं अभी जाता हूं। अभी? अरे रात बहुत हो गई है, पूरा एक जंगल पार करके जाना पड़ेगा। सुबह चले जाना। नहीं मीरा, दोस्ती में वक्त नहीं देखा जाता। अगर उसके पिताजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं अपनी पुरानी साइकिल लेकर अभी निकलता हूँ। 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तू पैसे दे दे जो भी घर में रखे हैं। ये रहे, पर ध्यान से जाना जी, रास्ता भी बहुत सुनसान है। अरे कुछ नहीं होता, जिसके साथ भगवान हो उसे किसका डर। बस तू दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। अशोक घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल निकालने के लिए बढ़ा। उसने टायर को हाथ से दबाकर देखा।
हवा थोड़ी कम लग रही थी। क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? इसकी हवा थोड़ी कम लग रही है मीरा, और रात के समय इस जंगल के रास्ते पर साइकिल चलाना ठीक नहीं। कहीं पंचर हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। तो फिर रहने दीजिए, सुबह चले जाना। नहीं, जाना तो अभी ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, नदी के किनारे जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे धन्नू रहता है ना, उसका ऑटो है, मैं उसे ही ले चलता हूँ। वो मुझे छोड़ भी आएगा और बात करते करते रास्ता भी कट जाएगा। अशोक तेज कदमों से गांव के छोर की ओर चल दिया। जल्द ही दोनों उस अंधेरे और सुनसान रास्ते पर थे। धन्नू तेजी से ऑटो चला रहा था और अशोक पीछे चुपचाप बैठा था। तुम चुप क्यों हो धन्नू? कुछ बात तो करो। अशोक भाई, इस रास्ते पर जितना चुप रहो उतना अच्छा है। बस भगवान का नाम लो। कुछ देर और चलने के बाद रमेश का गांव दिखाई देने लगा। गांव के शुरू होते ही धन्नू ने रिक्शा रोक दिया। बस अशोक भाई, मैं यहीं तक। इस गांव के अंदर रात में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। अजीब सा सन्नाटा है यहाँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक ने उसे पैसे दिए और धन्नू बिना एक पल रुके तेजी से वापस मुड़ गया। अब अशोक उस गांव के मुहाने पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। एक भी कुत्ता भौंकने की आवाज नहीं कर रहा था। खाली हाथ और कांपते दिल के साथ अशोक अपने दोस्त रमेश के घर की ओर बढ़ चला। गलियों में लगे मिट्टी के घरों के दरवाजे बंद थे, जैसे पूरा गांव किसी गहरी नींद में सो रहा हो या शायद किसी अज्ञात डर से सहमा हो। आखिरकार वो रमेश के घर के सामने पहुंच गया। घर के बाहर अंधेरा था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और हवा के झोंके से चरचर की आवाज कर रहा था। घर को देखकर अशोक का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से यहां कोई रहता ही ना हो। रमेश, घर में हो क्या? देखो मैं आया हूं। अशोक। अशोक ने हिम्मत करके रमेश के घर के अंदर गया और जो नजारा सामने आया उसे देखकर अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दीवार पर 2 तस्वीरें टंगी थीं। एक उसके दोस्त रमेश की थी और दूसरी उसके बूढ़े पिताजी की, और दोनों ही तस्वीरों पर सूखे फूलों के हार चढ़े हुए थे। तस्वीरों के ठीक नीचे एक छोटा दिया रखा था जो कब का बुझ चुका था। वो पत्थर की मूरत बना बस उन तस्वीरों को देखता रहा। उसका दिमाग शून्य हो गया था। ये नहीं हो सकता। मीरा ने तो कहा था रमेश उसे बाजार में मिला था। उसने तो अपने पिताजी की बीमारी का जिक्र किया था। तो फिर ये सब क्या है? नहीं नहीं, ये झूठ है, ये कोई मजाक है। डर के मारे अशोक की चीख गले में ही अटक गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। तभी घर के अंदर वाले कमरे से किसी के कर्राहने की धीमी सी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी बीमार या मरते हुए इंसान की लग रही थी। जैसे ही अशोक ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक कंकाल नुमा साया लेटा हुआ है। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। अशोक उस भयानक साये की आवाज सुनकर अपनी पूरी ताकत से भागा। वो गिरा, उठा और फिर दौड़ा। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वो उस घर से, उस गांव से बस दूर भागता रहा, तब तक जब तक उसके फेफड़ों ने जवाब नहीं दे दिया और वो अंधेरे में कहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह मुखिया जी के घर में अशोक एक चारपाई पर लेटा हुआ है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। मुखिया जी उसके पास ही बैठे हैं। उठ गए बेटा, घबराओ मत, तुम हमारे घर पर हो। सुबह खेतों की तरफ जाने वाले कुछ लोगों ने तुम्हें रास्ते में बेहोश पाया था। रमेश, मुखिया जी, रमेश का घर, वहां वो। अशोक के शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। कल रात का भयानक मंजर याद आते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। शांत हो जाओ अशोक, शांत हो जाओ, पानी पियो।
हमें पता है कि तुम रमेश के दोस्त हो, पर हमें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी रात को उसके घर करने क्या गए थे। क्या मतलब? मुझे खबर मिली थी कि उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। उसे पैसों की जरूरत है। मैं तो बस उसकी मदद करने गया था मुखिया जी। मैं कल रात उसके घर पर था, पर जो देखा, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि सामने एक कंकाल खड़ा था और मैं वहां से भागा और कहीं बेहोश हो गिरा। मुखिया ने अशोक की बात सुनकर एक गहरी और दुख भरी सांस ली। उन्होंने अशोक को ऐसे देखा जैसे कोई किसी पागल इंसान को देख रहा हो। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किससे मिले? रमेश और उसके पिताजी, उन दोनों को तो भगवान ने 4 दिन पहले ही अपने पास बुला लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हुआ? मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा बेटा। तुमने जो देखा शायद वो तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं था, पर सच तो यही है। बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। अशोक पत्थर की तरह बैठ गया। मुखिया जी ने बोलना शुरू किया। 4 दिन पहले की बात है। 2 दिन से लगातार ऐसी बारिश हो रही थी कि जैसे आसमान फट गया हो। उसी तूफानी रात में रमेश के पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनकी सांस उखड़ने लगी थी। गांव में कोई डॉक्टर तो है नहीं। रमेश अपने पिताजी की हालत देखकर पागलों की तरह छटपटा रहा था। वो उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। वो पैदल ही शहर के लिए निकल पड़ा, उनके लिए दवा लेने। और फिर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अशोक, गांव के बाहर जो बड़ा वाला खेत है, जब वो उसे पार कर रहा था, तभी आसमान से कड़कड़ाती हुई बिजली सीधे उसके ऊपर आ गिरी। वो वहीं ढेर हो गया और यहां घर पर दवा का इंतजार करते करते उसी रात रमेश के पिताजी ने भी दम तोड़ दिया। एक ही रात में बाप बेटे दोनों इस दुनिया से चले गए। सच एक हथौड़े की तरह अशोक के सिर पर लगा था। तो जिससे वो कल रात मिला था, जिसे उसने देखा था, वो उसका दोस्त रमेश नहीं था, वो कुछ और था। ये ख्याल आते ही अशोक फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सिर्फ दोस्त को खोने के दुख का नहीं था, बल्कि उस भयानक रात की दहशत का भी था, जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा।